अरे बटन नहीं वो रेगुलेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। नितिन डोडा, पी चौधरी, विकास नागर। सर्दी के दिनों में अगर पंखा चलाओगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक है। आप हमेशा चला थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए। आप सोचिए कि अभी क्या हो रही है, सर्दी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है ना। मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पंखा बंद करो। चलिए, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्रोमेटोलॉजी। बेसिकली राजस्थान प्री पीजी का जो आपका सिलेबस है उसमें एग्रोमेटोलॉजी मेंशन नहीं है। इंट्रोडक्शन अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, ये 4 लाइन्स दिया हुआ है। लेकिन हम इस चारों लाइन को एक टॉपिक के अंदर कवर करेंगे जिसका नाम है एग्रोमेटोलॉजी, ठीक है। एग्रोमेटोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान प्री पीजी हो, AA हो, कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन या तो पूछा जाता है कि वो जो एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन है उसमें से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर प्री पीजी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और या फिर फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फोरकास्टिंग कितने टाइप्स का होता है, क्या जो भी है। या फिर बेसिक क्वेश्चन अगर राजस्थान का पेपर हम देते हैं तो AA या सुपरवाइजर में बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, है ना। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां तक होगा अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले मैं कल आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाया था ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक पॉइंट जो है हमारा रह गया था, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। जब भी हम सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में राजस्थान का तो 3rd स्थान है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में राजस्थान का 2nd स्थान है, ठीक है। इस नए डाटा को जो है हम कवर करेंगे अप्रैल के अंदर या मार्च के अंदर, जब भी नया स्टेटिस्टिक्स आएगा। अभी आप डाटा कुछ भी याद मत करिएगा, केवल ये याद रखिए कि अभी राजस्थान का 2nd स्थान है। जो भी नए डाटा होंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, या फिर नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, ग्रोस इरिगेटेड एरिया कितना है, वो सारी चीजें हम मार्च एंड में याद रखेंगे ना। अभी आप डाटा से रिलेटेड कोई भी चीज याद मत रखिएगा। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब भी हम बात करते हैं तो कोई फार्मर जो है पहले कर रहा था कोई कन्वेंशनल फार्मिंग, या मान लीजिए कोई जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करके फार्मिंग करता था, लेकिन वो चाहता है कि मेरा फील्ड जो है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए कन्वर्जन पीरियड की बात की जाती है कि कितना टाइम जो है, कोई अगर एक फर्टिलाइजर वाली केमिकल फार्मिंग कर रहा था तो उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट होने में जो है कितने साल लगते हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक स्टार डाल के जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने लिखा था वहां पर लिख लेना कन्वर्जन पीरियड कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। केमिकल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्म 3 साल का। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई फार्मर है, ये फार्मर जो है पहले फार्मिंग कर रहा है केमिकल फार्मिंग, ठीक है। केमिकल फार्मिंग करने के बाद लगभग 3 साल बाद में जो है इसकी जो फार्म है वो कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्म कहलाएगा। लेकिन याद रखना, जैसे कि मान लीजिए 2021 में इसने स्टार्ट किया, 22 और 23, यानी 23 एंडिंग के बाद ये फार्म जो है क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गेनिक फार्म कहलाएगा। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि 21 के बाद में 22 वाला जो प्रोडक्शन है आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा। याद रखना है 23 लास्ट में, मतलब जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और वो कब से उसको ऑर्गेनिक मेंटेन रखेगा, 2021 से। तो एक इसके लिए कन्वर्जन पीरियड रखा गया है। ये क्वेश्चन जो है अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? एक सेकंड, कैमरा जूम करना है, एक बार सर को बुलाना यार, नवीन सर को। चले जाओ, तुम चले जाओ।
इसका प्रोडक्शन पर ये इफेक्ट है, क्योंकि हम किसी भी चीज को या किसी भी प्रोडक्ट को जब ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड करते हैं तो उसके लिए इंडिया ऑर्गेनिक का एक लोगो है जो मैंने आपको बताया था। कोई भी प्रोडक्ट जो है फाइनली मार्केट में आता है तो उससे पहले उसके अंदर लेबलिंग की जाती है। अब मान लीजिए आप 3rd ईयर के पहले ही अगर केमिकल फार्मिंग नहीं करोगे, क्योंकि हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या है, केमिकल फ्री फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर ऑल एग्रोकेमिकल्स को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। जब आप ऑर्गेनिक केमिकल का आप केमिकल्स का एप्लीकेशन करोगे तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर केमिकल्स जाएंगे, रेजिडुअल इफेक्ट उसके अंदर रहेगा। दूसरी चीज, हम जब हर्बिसाइड की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने के बाद भी फील्ड के अंदर क्या रहता है, रेजिडुअल इफेक्ट रहता है। किसी केमिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी करते हैं तो उसके बाद भी उसका क्या रहता है, रेजिडुअल इफेक्ट रहता है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज का जब हम 3 साल मैक्सिमम भी अगर हम देखते हैं तो जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनका रेजिडुअल इफेक्ट अलग अलग होता है। उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे टेम्पररी रेजिडुअल हर्बिसाइड, ठीक है, परमानेंट रेजिडुअल हर्बिसाइड। तो 3 साल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एग्रोकेमिकल्स का जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो समाप्त हो जाता है। अलग बात है कि परमानेंट जैसे सोइल स्टेरिलेंट का हम यूज करते हैं उस वो केस अलग है, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जो है उनका रेजिडुअल इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये चीज समझ में आया क्या? चलिए, इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एग्रोमेटोलॉजी। एग्रोमेटोलॉजी, देखिए दोस्तों, एग्रोमेटोलॉजी पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताना चाहूंगा। जब हम एग्रोनॉमी के बारे में बात किए थे, किसके बारे में, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के केस में मैंने कहा था इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सोइल क्रॉप एंड वाटर मैनेजमेंट। इसे क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्रोनॉमी के अंदर किसका स्टडी करते हैं, कोई क्रॉप है तो उस क्रॉप के अंदर यहां पर हमने 3 चीजों के बारे में बात किया था, सोइल, वाटर एंड क्रॉप, ठीक है। क्रॉप हम ऊपर लिख देते हैं। इन तीनों से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल और या प्रैक्टिसेस होते हैं उसका स्टडी किसके अंदर होता है, एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। एग्रोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, दिख नहीं रहा है कुछ, दिख अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, एक बार और बुलाना यार, थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। एक सेकंड ना, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू। करो सर। चलिए, एग्रोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो एग्रोनॉमी के अंदर मैंने बताया था सोइल क्रॉप एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का मतलब है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो क्रॉप प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके चारों ओर की जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है उन एक्सटर्नल कंडीशन का उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर जो इफेक्ट होता है उसको गवर्न करने वाली कंडीशंस को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्रॉप के अंदर भी 2 इन्वायरमेंट है। एक जो है इन्वायरमेंट है वो है एरियल इन्वायरमेंट और एक है आपका सोइल इन्वायरमेंट, ठीक। पर्टिकुलर एग्रोनॉमी के अंदर हम देखें तो 2 इन्वायरमेंट है, एक एरियल इन्वायरमेंट है और एक सोइल इन्वायरमेंट है। आप में से मुझे कौन बताएगा कि किस इन्वायरमेंट को तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं और किस इन्वायरमेंट को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। सोइल इन्वायरमेंट को तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन एरियल इन्वायरमेंट कैन नॉट बी चेंज इजीली, जबकि सोइल इन्वायरमेंट कैन बी चेंज
इजीली। रीजन क्या है सोइल एनवायरनमेंट को चेंज करने का? जैसे मान लीजिए फर्टिलिटी लेवल कम है तो हम इसके अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करेंगे, फर्टिलिटी लेवल को हम इंप्रूव कर सकते हैं। फिजिकल कंडीशन, मान लीजिए क्रॉप को हार्वेस्ट किया है, कॉम्पैक्ट कंडीशन है, तो हम टिलेज ऑपरेशन करेंगे, एरेशन डेवलप हो जाएगा। यानी हम सोइल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एरियल एनवायरनमेंट को चेंज करना मुश्किल है। जैसे कि यदि हम चाहते हैं कि रेनफॉल जो है 500 mm से ज्यादा हो तो ये पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो ये पॉसिबल नहीं है। यानी एरियल एनवायरनमेंट को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोइल एनवायरनमेंट को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन का 67% इल्ड, 67% ऑफ इल्ड किससे गवर्न होता है? एरियल एनवायरनमेंट से। महज 33% इल्ड जो है वो किससे गवर्न होता है? सोइल एनवायरनमेंट से। ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरियल एनवायरनमेंट टोटल इल्ड का कितना परसेंट गवर्न करता है? 67%। और सोइल एनवायरनमेंट कितना करता है? 33%। जब इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, बाजरा जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में ही हो सकता है, आप इसको जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उत्पादित नहीं कर सकते हो। यानी कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, और वो कितना यील्ड गवर्न करता है? 67%। सोइल एनवायरनमेंट कितना करता है? 33%। मींस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कितना है? 33%। ये चीज क्लियर हुई? तभी कहा जाता है कि हम एरियल एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों करें, क्यों हम एग्रोमेटोलॉजी की स्टडी करें। यदि हमें एरियल एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो हम क्रॉप के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी हमें कब सोविंग करना चाहिए, कब कौन सा ऑपरेशन जो है फील्ड के अंदर ऑपरेट करना चाहिए। तो इसलिए हम किसकी स्टडी करते हैं? एग्रोमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, एग्रोमेटोलॉजी क्या है, वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, वेदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, उसके बाद में क्लाइमेट क्या होता है, क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड का क्लासिफिकेशन क्या है, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट में जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? तो इस स्लाइड से हम केवल 2 पॉइंट ले सकते हैं कि एरियल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी चेंज इजीली व्हाइल द सोइल एनवायरनमेंट कैन बी चेंज इजीली। एंड टोटल yield का 67% yield governed by the aerial environment while the 33% yield governed by the soil environment। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं। फर्स्ट वन, ठीक है, क्रॉप इन्वायरमेंट है, एरियल इन्वायरमेंट, और सेकंड क्या हो जाएगा? सॉइल इन्वायरमेंट। कैन नॉट बी चेंज इजीली। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इजीली। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर 67% ऑफ टोटल yield governed by it, एंड इसके अंदर 33% ऑफ टोटल yield governed by it। एक बुक है ऐसा रेडी, उसके अंदर जो है एरियल इन्वायरमेंट का जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो 50% है, लेकिन ये जो है 50% नहीं है, 67% है। अगर ऑप्शन में बाई चांस 67% ऑप्शन में नहीं हो तब आपको 50% पर जाना है, वरना ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? 67%। एक साथ लिख लेना, एक बार हम समझ लेते हैं इनको, है ना। चलिए, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं एग्रोमेटोलॉजी की। एग्रोमेटोलॉजी, यहाँ पर जो एग्रोमेटोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एग्रो है और एक मेटोलॉजी है। बाकी में ये पहले एग्रोमेटोलॉजी नहीं था, पहले जो है ये क्या था? एग्रीकल्चरल मीटियोरोलॉजी था। क्या था? एग्रीकल्चरल मीटियोलॉजी। लेकिन 1951 के अंदर मॉस्को एक जगह है, मॉस्को, वहां पर कई सारे जो है मीटियोलॉजिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने एग्रीकल्चरल मीटियोलॉजी की एक शॉर्ट फॉर्म दिया, एग्रो मीटियोरोलॉजी। ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जब भी हम मीटियोरोलॉजी की बात करते हैं, मीटियोरोलॉजी,
इसी की तरह एक और वर्ड होता है जिसका नाम है मेटेरोलॉजी। एक आपका है मीटेरोलॉजी और एक है आपका मेटेरोलॉजी। दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों का जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है। क्लियर है? यदि हम मीटेरोलॉजी की बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या डील करता है कि जो भी फिजिकल फिनोमिना इस अर्थ के ऊपर होते हैं उनको कौन गवर्न करता है या उनकी स्टडी किस में की जाती है, फिजिक्स के अंदर की जाती है। मीटियोलॉजी की बात करते हैं तो मीटियोलॉजी के अंदर अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, मीटियोलॉजी जो है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, दो वर्डों से मिलकर बना है, मीटियोरोज एंड लोगोज। मीटियोरोज का मतलब होता है हाई इन द स्काई, जबकि लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी। हाई इन द स्काई का मतलब एटमोस्फियर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मीटियोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना व्हिच अकेयर इन द स्काई या व्हिच अकेयर इन द एटमोस्फियर। इसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोलॉजी। मीटियोलॉजी किसकी एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, जो किसके साथ डील करता है, फिजिकल फिनोमिना, यानी जो भौतिक प्रक्रम जो कहाँ होंगे, स्काई के अंदर या एटमोस्फियर के अंदर होंगे। चाहे मान लीजिए बादलों का बनना हो, बारिश का होना हो, टेम्परेचर की बात हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी की बात हो, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एटमॉस्फेयर या फिर स्काई में जो भी फिजिकल फिनोमिना होंगे उनकी स्टडी जिसके अंदर की जाती है उसका नाम क्या है, मीटियोलॉजी है। अब ये जो फिनोमिना एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं उनका स्टडी हम किसके साथ कर रहे हैं, यदि हम एग्रीकल्चर के साथ करेंगे तो एग्रीकल्चरल मीटियोलॉजी, यदि हम एविएशन यानी जैसे मान लीजिए एयर फ्लाइट्स है उनके साथ अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एविएशन मीटियोलॉजी। ठीक है, या फिर हम मान लीजिए समुद्र के माध्यम से या फिर जल की स्टडी करने के लिए करेंगे कि भाई समुद्र में या सी वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोमीटियोलॉजी कहा जाएगा। यानी डिफरेंट ब्रांच के साथ अगर इनकी स्टडी की जाएगी तो उसके बेसिस पर इनका नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। एक वर्ड है आपका मेटेरोलॉजी। ये क्वेश्चन जो है आपसे एक फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, आईएमडी की फुल फॉर्म, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म, कि मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी में थोड़ा आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है। तो दोस्तों मेट्रोलॉजी जो है ये है साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। जबकि ये वाला जो मेट्रोलॉजी है ये वाला जो मेट्रोलॉजी है या ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the physical phenomena of atmosphere। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मेटेरोलॉजी कहा जाता है। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेटेरोलॉजी क्या है, मेटेरोलॉजी क्या है। जिस स्पेलिंग के अंदर 3 बार ओ आएगा वो हमारा क्या है, एग्रोमेटेरोलॉजी वाला है, जबकि जिसमें 2 बार आएगा वो क्या है, आपका साइंस ऑफ मेजरमेंट है। ये चीज क्लियर है क्या? अब इसके बाद में एक दो चीजें और याद रखना है, जब भी हम मेटेरोलॉजी की बात करते हैं तो मेटेरोलॉजी की स्टडी यदि मान लीजिए हम एग्रीकल्चर के साथ करेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, एग्रो मीटियोरोलॉजी। क्या कहा दिया जाएगा, एग्रो मीटियोलॉजी। इट मींस इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ मीटियोलॉजी। एग्रीकल्चरल मीटियोलॉजी क्या है, एग्रो मीटियोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मीटियोलॉजी which deals with the study of physical phenomena in relation to crop production या in relation to agriculture is known as agricultural meteorology। क्लियर हुआ? इसकी डेफिनेशन वैसे रेरेस केस में जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। फिजिकल फिनोमिना का संबंध यदि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी कहा जाएगा। अब बात ये आती है कि फिजिकल फिनोमिना कहां बन रहे हैं, तो फिजिकल फिनोमिना कहां हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो फिजिकल फिनोमिना बनते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा फिजिकल फिनोमिना कब बनता है, कौन कौन से वेदर एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हमें थोड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है।
एटमॉस्फेयर की जब भी हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि अर्थ के 3 स्फीयर होते हैं, जहां पर मैटर 3 फॉर्म में पाया जाता है। जहां पर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। जहां पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जहां पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। यहां पर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की एक स्फीयर है जहां पर मैटर किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो याद रखना है ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एटमॉस एंड स्फीयर। ठीक है, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, ठीक है, और स्फीयर का मतलब होता है लेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एटमॉस का मतलब वेपर होता है, स्फीयर का मतलब लेयर होता है। समझ में आया क्या? इसके बाद में एटमॉस्फेयर की जब भी मैं बात करता हूं इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में आपको याद रखना है, और कंपोजिशन से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना है। यदि मैं एटमॉस्फेयर के मास की बात करता हूं, एटमॉस्फेयर का टोटल मास, टोटल मास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, गैसेस का भी कुछ ना कुछ जो है वो भार होगा, कुछ ना कुछ उनका मास होगा। तो याद रखना है एटमॉस्फेयर का टोटल मास 56 इंटू 10 की पावर 14 टन होता है। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन गैसेस के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखना है कि गैसेस जो हैं क्या होती हैं, ऑर्डरलेस होती है। क्या होती है? ऑर्डरलेस होती है, कलर लेस होती है, और टेस्ट लेस होती है। ठीक है, यानी गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है, किसी भी गैस को जो है आप रंग के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से या गंध के माध्यम से पहचान नहीं कर पाते हो। क्या आप पहचान सकते हो नाइट्रोजन को? नहीं पहचान सकते हो ना। क्या आप स्वाद लेके जान सकते हो? नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है गैसेस के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्ट। समझ में आया? क्या हो गया है? इसके बाद में एटमॉस्फेयर के अंदर एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कंपोजिशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस, दो चीजें होती हैं, एक परसेंट बाई वॉल्यूम और एक होता है परसेंट बाई वेट। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? N2 की फॉर्म में होती है। कितना परसेंट है? 78.02%। लेकिन परसेंट बाई वेट पर जो है 75.52% है। N2 के बाद में जो है कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में है? ऑक्सीजन। कितना है? कितना है? 21%। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं परसेंट बाई वेट 20.93%। ठीक है, इसके बाद में आर्गन 0.93%, 1.282%। CO2 की बात करते हैं तो CO2 कितना परसेंट है? जनरली बुक्स में 0.03% लिखा हुआ है, लेकिन आजकल ये सिनेरियो चेंज हो चुका है, 0.045%। ठीक है, और यहां पर भी जो है लगभग 0.045% है। ठीक है, दोनों का लगभग लगभग सेम है। तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में परसेंट बाई वॉल्यूम कितना है? 78.02%। परसेंट बाई वेट कितना है? 75.52%। ऑक्सीजन कितना है? 21% और 20.93%। आर्गन 0.93%, 1.282%, और CO2 जो है 0.045% और 0.045, या थोड़ा सा इसका रेंज जो है वो इंक्रीज ही करना, परसेंट बाई वेट में ज्यादा होता है, लगभग 47 या कुछ ऐसा है इसका, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एटमॉस्फेयर, ये किसकी बात हो रही है? एटमॉस्फेयर के अंदर कंपोजिशन की। लेकिन जब हम सोइल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, किसके बारे में? सोइल एटमॉस्फेयर। सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर सारी गैसेस का कंपोजिशन सेम होता है एज किसकी तरह? एरियल एनवायरनमेंट की तरह या एरियल एटमॉस्फेयर की तरह, एक्सेप्ट है आपका केवल CO2। CO2 जो है एरियल एटमॉस्फेयर में, सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स? 8 to 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा होती है। कितने टाइम्स? 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है।
इसके रीजन क्या है? रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो रीजन क्या हो सकता है? पहली चीज, जब भी हम सोइल की बात करते हैं तो सोइल के अंदर क्या होते हैं? क्रॉप प्लांट्स होते हैं। क्रॉप प्लांट्स की रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन करेगी तो ऑक्सीजन को तो कंज्यूम करेगी और CO2 को रिलीज करेगी, पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उसके बाद में एक और चीज है कि आपने देखा होगा ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या निकलता है? CO2 गैस रिलीज होती है। तो इन तीन रीजन की वजह से यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन कितने टाइम ज्यादा होती है? 8 to 10 टाइम्स। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सेकंड जो है ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ, भाई बात नहीं यार, एक चीज आप इसको करेक्ट कर लेना, परसेंट बाय वेट, इसको थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ पर 0.003% है और यहाँ पर जो है 0.045% है, 0.03%, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यदि मैं बात करूं सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर, सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कितना परसेंट होगा? परसेंट बाय वॉल्यूम। सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का जो परसेंटेज है वो कितना होगा? कितना होगा? यदि हम बात करें 0.03%, ये तो कहां पर है? एरियल एटमॉस्फेयर में है। 8 to 10 टाइम्स, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से या 10 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.24%, ठीक है। 10 से अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.30%। यानी सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 कितना परसेंट होती है? 0.24% से कितना? 0.30% होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 कितना होता है तो याद रखना है 0.24 से 0.30% होता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एरियल एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सोइल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 कितने टाइम्स ज्यादा होता है? 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होता है। रीजन क्या है? रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। एक बार आप हेडिंग डालिए एग्रोमीटोलॉजी, ठीक है। इसको थोड़ा लिखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा एग्रोमीटोलॉजी? इसके बाद में कुछ चीजें लिख लीजिए। क्रॉप एनवायरनमेंट है ना, क्रॉप एनवायरनमेंट में दो चीजें, एरियल एनवायरनमेंट और सॉइल एनवायरनमेंट। लिख लिया? चलिए, इसके बाद में हेडिंग डालना। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, लिखो। क्या हो गया भाई पीछे? एरियल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी चेंज इजीली। कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम कंट्रोलेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें, जैसे कि कुछ सेडनेट हाउस हो गए या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर जरूर जो है एरियल एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सकता है। लिखा? लिखना। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को एग्रो, अमन बात नहीं ना, एग्रोमेटोलॉजी जो है 1951 में कहां पर? मॉस्को के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? एग्रोमेटोलॉजी के अंदर। फिर मेटेरोलॉजी का लिख लेना, मेटेरोज प्लस लोगोज,
हाई इन द स्काई एंड टू स्टडी एटमॉस्फेयर। इसकी डेफिनेशन लिख लेना मेट्रोलॉजी की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी फिजिकल फिनोमिना होते हैं उसकी स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में की जाती है उसका नाम क्या है? मेट्रोलॉजी। अगर मेट्रोलॉजी पूछा जाए तो क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट। लिखिए। थोड़ा जल्दी लिखो यार। लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो यार। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर। लिखा? एक सेकेंड, आप केवल यहाँ मेट्रोलॉजी तक लिखना है ना? एक बार यही लिखना, मेट्रोलॉजी यहाँ तक लिखना है ना। फर्स्ट लाइन लिखो, उसके बाद में हम पहले वेदर और क्लाइमेट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एटमॉस्फेयर पर आएंगे। फर्स्ट लाइन लिख लेना केवल, है ना? लिखा? चलिए। एक बार समझने की कोशिश करना कि मेट्रोलॉजी के अंदर हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी फिजिकल फिनोमिना होंगे उसके हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। और इन फिजिकल फिनोमिना का रिलेशन यदि हम एग्रीकल्चर के साथ देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रोमेट्रोलॉजी। ये चीज क्लियर है? अब बात आती है कि जो फिजिकल फिनोमिना है एटमॉस्फेयर के, जैसे मान लीजिए चाहे वो टेम्परेचर की बात हो, चाहे वो रेनफॉल की बात हो, चाहे क्लाउड की बात हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो, है ना, किसी भी चीज की बात हो, ये फिजिकल फिनोमिना की स्टडी यदि हम छोटे स्थान के लिए करेंगे, शॉर्ट पेरिस के लिए करेंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करेंगे तो उसको हम एक अलग टर्म के नाम से जानेंगे, या फिर लार्ज एरिया में या लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम करेंगे, ठीक है, तो उसको जो है हम अलग टर्म से जानेंगे। तो एक चीज याद रखना है, फिजिकल फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर यदि वो शॉर्ट पैलेस पे हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर। क्या कहा जाता है? वेदर।
लार्ज एरिया या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट का। ठीक, एक चीज याद रखना है, यदि फिजिकल फिनोमिना शॉर्ट प्लेस पर या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। यदि लार्ज एरिया या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। जनरली कोई भी वेदर जो है वो क्लाइमेट जब बनता है तो लगभग 32-31 ईयर के वेदर डाटा कलेक्ट करके या एवरेज निकाल कर क्या डिसाइड करता है, क्लाइमेट। इसको हम समझते हैं कि ये वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, ठीक, और राजस्थान के अंदर लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 33 हुआ करते थे, अभी ऑफिशियली जो है 50 हो चुके हैं। लेकिन मान लीजिए हम एक बात कर रहे हैं कि उदयपुर, ठीक है, और उदयपुर में भी पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो जाए या पर्टिकुलर जगह की बात हो जाए कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, या उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो उदयपुर का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि अगर हम सर्च करें तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें सो रहा है 2 बजे, ठीक है, लेकिन शाम के 5 बजते बजते ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। या फिर मान लीजिए कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर है या कोई भी फिजिकल फिनोमिना है, उसके अंदर जो चेंजेस है वो यदि शॉर्ट पैलेस पर होगा, छोटे स्थान पर होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कम समय के अंदर उसके अंदर चेंजेस हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है कि वहां 500 mm रेनफॉल होती है, ये प्री डिसाइडेड है। टेम्परेचर जो है वो इतना इस समय रहता है, यानी एक पर्टिकुलर पैलेस के लिए यदि फिजिकल फिनोमिना यदि पर्टिकुलर होते हैं, एक विशेष होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। अब वेस्टर्न राजस्थान का जो टेम्परेचर है या जो रेनफॉल है वो केवल 1 महीने या 2 महीने या पिछले 1 या 2 साल से तो डिसाइड हुआ नहीं है, वहां पर वो जो कंडीशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनी रही, और वही क्या बन जाता है, आपका क्लाइमेट। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो है वो वेदर और क्लाइमेट का आपसे पूछा जाता है। वेदर क्या होता है, वेदर इट इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पैलेस एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ वेदर, while the climate is the average of weather condition या summation of weather condition for a longer period of time for large area, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं रेनी डे, तो रेनी डे किसका एक पार्ट होगा, वेदर का होगा या क्लाइमेट का होगा, किसका होगा, वेदर का। ठीक है, हॉट डे किसका होगा, वेदर का होगा। कूल डे किसका होगा, वेदर का होगा। ठीक है, जबकि मैं कहूं आपसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वो किसका है, जाहिर सी बात है क्लाइमेट है तो ट्रॉपिकल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे रेनी डे, हॉट डे, ठीक है, और भी कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो एग्जांपल में, यहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये जो भी है आप लिख सकते हो। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो याद रखना है, क्लाइमेट किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का। किस वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज। लेकिन क्लाइमेट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्लाइमेटोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, पीछे क्या लग रहा है आपका, लॉजी लग रहा है, आगे क्या है, क्लाइमेट है, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक होगा। ठीक है, लैटिन प्लस ग्रीक। लैटिन वर्ड जो है क्लाइमा है और ग्रीक वर्ड जो है यहाँ पर लॉजी है। ठीक है, क्लाइमा का मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ, ठीक है, जबकि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। यानी स्लोप ऑफ द अर्थ का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा लेटीट्यूड हो गया, ठीक है, लेटीट्यूड हो गया, टोपोग्राफी हो गया, ठीक है, सी हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या करते हैं, क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी आपके फिजिकल फिनोमिना में होने वाले जो एलिमेंट है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रिसिपिटेशन हो गया, तो ये सब जिन फैक्टर के द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं, ये सब बेस्ड है किस पर, स्लोप ऑफ द अर्थ पर। यानी हिली एरिया के अंदर अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, मैदानी भागों में अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी व्हिच डील्स विद द या व्हिच डिटरमाइन द फैक्टर व्हिच डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर ऑन द अर्थ सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। आपको डेफिनेशन में नहीं जाना है, केवल ये चीज याद रखना है कि क्लाइमेटोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, उनका मतलब क्या होता है। ये चीज समझ में आई क्या, एक बार आप इसको लिखिएगा, पीछे वाली कौन सी, ये तो लिख लिया था ना यार,
उसको अपन इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार आप शॉर्ट में लिखिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, थोड़ा जल्दी करना है इसको ना। एक बार ये शॉर्ट में लिखो। लिखा भाई? हाँ। तुम कहाँ के हो? दोसा के? दोसा के हो ना? हाँ। तो मैंनेपुर, वहां से भरतपुर कितना दूर है? भरतपुर धौलपुर कितना दूर है? तो भरतपुर धौलपुर वाले जो इलाके वाले लोग हैं वो हर शब्द में अरे वर्ड बोलते हैं, बोलते हैं ना अरे। 30 to 31 ईयर क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, पर्टिकुलर लार्ज एरिया के अंदर यदि 30 से 31 साल के जो वेदर के जो एवरेज डाटा है, जैसे वहां का टेम्परेचर कंडीशन का समेशन या एवरेज 30 या 31 साल का जो रहेगा, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया के अंदर टेम्परेचर को बताने का काम करेगा कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है। अभी हम समझेंगे इसको ना। लिखा ये? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कौन डिसाइड करता है? वेदर डिसाइड करेगा या क्लाइमेट डिसाइड करेगा? हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न को जो है वेदर डिसाइड करेगा या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन? वेरी गुड, कौन करेगा? क्लाइमेट। और फार्मर के जो डे बाय डे ऑपरेशन है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? वेदर डिसाइड करता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। लिखा? चलिए, इसके बाद में फर्स्ट लिखना वेदर। वेदर की एक डेफिनेशन और लिख लो। इट इज अ स्टेट, वही है उसका ही थोड़ा, स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर शॉर्ट पैलेस और शॉर्ट पीरियड ऑफ, ठीक है। सेकंड पॉइंट, चेंजेस occur day by day। ये लिख लेना यार एक बार। वेदर, इट इज स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर शॉर्ट पैलेस और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। चेंजेस अकेयर हावर बाय हावर और डे बाय डे। क्लाइमेट की डेफिनेशन में लिख लेना, इट इज summation of weather conditions
ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है क्लाइमेट की। इट इज समेशन ऑफ वेदर कंडीशन और जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेदर फॉर लार्ज एरिया एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 30 to 31 ईयर वेदर डाटा डिटरमाइन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लार्ज एरिया। ठीक है, वेदर की डेफिनेशन है इज ए स्टेट। स्टेट का मतलब एक स्थिति, या कंडीशन का मतलब स्थिति होता है ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पैलेस और फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चेंजेस अकेयर हावर बाय हावर और डे बाय डे, जैसे कि रेनी डे या सनी डे, जो भी आप बोल सकते हो। क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर क्लाइमेट की डेफिनेशन आपको याद रखना है, समेशन ऑफ वेदर कंडीशन और जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेदर फॉर लार्ज एरिया एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आया समझ में ये चीज? एक बार ये लिख लीजिए दोनों, लिखने दो बाकी को भी। लिख लिया? लिखा? मिस्टर अमन और ये अभय राठौर। ठीक है, नहीं होता क्या है कि अगर थोड़ा सा शांति वाला माहौल रहे और कभी कभी जब मौका मिले हंसने का, तभी हंसना सही रहता है। नहीं नहीं, किसी को, तुम्हारी वो उम्र नहीं है जो उंगली पकड़ के आके बिठाया जाए। ठीक है, चलो कोई ना, शांत रहो। एक बार ये भी लिख लीजिए, क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी, लैटिन प्लस ग्रीक, क्लाइमा, स्लोप ऑफ द अर्थ, लोजी टू स्टडी। लिखा क्या ये? इसके पहले एक दो इंस्टीट्यूट के बारे में और लिख लेते हैं। इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है WMO। ठीक है, WMO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी कब? 23 मार्च 1950। इसलिए नोट लगा के लिख लेना, मीटियोरोलॉजिकल डे। सेलिब्रेट 23 मार्च। इसके अलावा आप लिख लेना 21 मार्च को फॉरेस्ट डे, जबकि 22 मार्च को वोटर डे। ठीक है, इसके बाद में IMD। IMD की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? वेरी गुड, इंटीग्रेटेड मेन्यू। क्या होती है IMD की फुल फॉर्म? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वापस बोलना, IMD की फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ARO 2022 के अंदर आया था, और एग्रोनॉमी का जो भी ARO का पेपर दे रहे थे, लगभग अधिकांश जितने भी कैंडिडेट थे उनका ये क्वेश्चन गलत हुआ था। रीजन क्या था कि इसके अंदर पूछा गया था IMD की फुल फॉर्म,
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म जो है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। आप रेड्डी एंड रेड्डी देखो, एसआर रेड्डी देखो, सुंडा कार्तन, कोई सी बुक देखो, सब में आई को जो इंडिकेट किया गया है वो इंडियन से इंडिकेट किया गया है। लेकिन जब आप गूगल पर जाओगे और गूगल पर जब देखोगे तो ये इंडिया है। क्या है? इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सुपरवाइजर का पेपर है, यदि आपने 2018 वाला दिया हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम आईएमडी लोकेटेड है। ठीक है, तो यदि पहली दफा की बात की जाए तो ये कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है, वैसे इसकी स्थापना जो है 1875 में कहां पर हुई थी? कोलकाता। ठीक है, उसके बाद में 1905 के अंदर ये कहां पर ट्रांसफर किया? शिमला के अंदर। उसके बाद में 1928 में कहां पर? पुणे, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में 1944 को कहां पर है? दिल्ली या न्यू दिल्ली आप लिख लीजिए, न्यू दिल्ली। पहले दिल्ली बोला जाता था, अब न्यू दिल्ली है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर भी कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट टाइम आईएमडी लोकेटेड एट, फर्स्ट टाइम अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो कहां है? कोलकाता के। कब हुई थी? 1875 में। शिमला कब गया? 1905। पुणे कब गया? 1928। और नई दिल्ली में कब गया? 1944। अभी भी कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन दो ही पूछे जाएंगे, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम कहां लोकेटेड था और प्रेजेंट टाइम पर कहां है, या कब ट्रांसफर किया, ये चीज याद रहेगी। अब देखो, आईएमडी जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो इसका रिलेशन एग्रीकल्चर के साथ भी होगा, इसका रिलेशन जो है एविएशन के साथ भी होगा, हाइड्रोलॉजी के साथ भी होगा, यानी अलग अलग ब्रांचेस का ये किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिवीजन था वो आईएमडी के अंदर कब स्टार्ट हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एक चीज याद रखना है पॉइंट में, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी या एग्रोमेट्रोलॉजी, डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट 1932। अब आप मुझे बताओ कि डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, जाहिर सी बात है आईएमडी का एक डिवीजन है, कब स्थापना हुई इसकी? 1932 में। 1932 के टाइम पर ये जो आईएमडी था वो कहां पर था? 1932 के टाइम पर ये जो आईएमडी था वो कहां पर था? शिमला में था, पुणे में था, या न्यू दिल्ली में था? कहां पर था? पुणे में। तो जाहिर सी बात है डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्टेड कब हुआ था? 1932 में। कहां पर हुआ था? पुणे के अंदर। ठीक है, कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। और याद रखना है प्रेजेंट टाइम पर भी ये डिवीजन अभी भी कहां चल रहा है? पुणे में चल रहा है। ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन, आईएमडी वर्तमान में कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन 1932 मींस 1928 के बाद मतलब 44 तक कहां पर है? ये पुणे में ही है। उस टाइम पे एक डिवीजन बनाया गया था, डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। कब बनाया गया था? 1932 में, जो कि कहां पर था? पुणे, महाराष्ट्र में। अभी भी कहां है? पुणे, महाराष्ट्र के। क्लियर है? इसके बाद में 2-3 इंस्टीट्यूट और हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और पुणे, महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, AICRP ऑन AM। AM का मतलब है एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो मेट्रोलॉजी, स्टार्टेड इन 1983, यानी जब फाइनल मैच था या फिर जिस टाइम पे जो है इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार 1983 में, तब क्या स्टार्ट किया गया था? AICRP ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा NRC ऑन
मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये स्टार्ट हुआ था 1988 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एनआरसी ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। वैसे फोरकास्टिंग जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज और आपको डिटेल से बताई जाएगी। पहली वाली स्लाइड के सारे इंस्टीट्यूट लिख लिए क्या? नहीं लिखे? चलो, जिसने नहीं लिखे वो पहले एक बार ही लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना है ना। ये देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी की बात है ना, ये इंडिया नहीं। दो क्वेश्चन आते हैं जो बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। यहाँ पर जो नोट में आपने लिखा है ये सारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी या वर्ल्ड वाटर डे की बात है। वर्ल्ड याद रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और ये भी जो है ना वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, और ये भी जो है वर्ल्ड वाटर डे है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें भी। जिस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीएचडी 2023 में एग्रोनॉमी के अंदर, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो कौन सा ईयर है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 23 है। कितना है? 2023 है। लेकिन क्वेश्चन आया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, तो याद रखना है ये वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये सीक्वेंसिंग है, तो पहले फॉरेस्ट, फिर वाटर, और फिर मेट्रोलॉजी, है ना। 23 मार्च इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें याद रखना है यहाँ पर 3 जीरो होना चाहिए, 3 ओ होना चाहिए, जीरो नहीं। कोलकाता, शिमला, पुणे और न्यू दिल्ली। डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्टेड 1932 एट पुणे, महाराष्ट्र। लिखा क्या? साथ में यार आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हुए चलना थोड़ा थोड़ा, जब भी आपका मन नहीं लगे, है ना। ठीक है, मन तो लगता होगा तुम्हारा, नहीं लगता? कुछ लोगों का नहीं लगता मन, है ना। मन लगाने के लिए बाहर घूमना पड़ता है, पता नहीं होगा। चलिए, लिखाइए, घूमना चाहिए। लिख लिया? ये भी लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी 1962 में पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। एआईसीआरपी ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी 1983। एआईसीआरपी ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कभी स्टार्ट हुआ था? 1970 में ना। लिख लेना, हैदराबाद में हुआ था ये स्टार्ट, है ना। एआईसीआरपी ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। एक और पॉइंट लिख लेना, फार्मर वेदर बुलेटिन, फार्मर वेदर बुलेटिन 1945। जब डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी बना 1932 में, 1945 के अंदर उन्होंने फार्मर वेदर बुलेटिन तैयार किया। यानी पर्टिकुलर क्रॉप का रेस्पॉन्स पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के प्रति क्या होता है, कितना टेम्परेचर की नीड को गवर्न करता है, कितना रेनफॉल का क्या रिलेशन है, वो पहली बार कब आया था? 1945 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फार्मर वेदर बुलेटिन कब आया था? 1945 में। लिख लिया?
फर्स्ट एनआरसी जो है वो किस क्रॉप पर स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट एनआरसी, फर्स्ट एआईसीआर नहीं, फर्स्ट एनआरसी लिख लेना, ग्राउंड नट पर है ना। फर्स्ट एनआरसी स्टार्टेड ऑन ग्राउंड नट, ठीक है। पहला नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो ग्राउंड नट पर स्टार्ट हुआ था जूनागढ़ के अंदर। फर्स्ट एनआरसी स्टार्टेड ऑन ग्राउंड नट। लिखिए, एनसीओफ का नया नाम क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का नया नाम क्या है? नेचुरल फार्मिंग भी उसमें ऐड करना है। लिखा क्या? चलो, इसके बाद में ये एटमॉस्फेयर स्टार्ट कर दो। एटमॉस्फेयर ग्रीक वर्ड एटमोस एंड स्फेयर से लिया गया है। एटमोस का मतलब होता है वेपर और स्फेयर का मतलब होता है लेयर। थोड़ा जल्दी लिखो इसको। एटमोस प्लस स्फेयर। एटमोस का मतलब वेपर और स्फेयर का मतलब लेयर, ठीक है। ये लिख लीजिए, एटमोस्फेयर टोटल मास 56 इंटू 10 की पावर 14 टन, ठीक है। गैसेस के 3 कैरेक्टर हैं, ओडरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस। यार एक चीज गलत है, इसको सही करना है ना? ये एग्जिट में 20.94 है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 21%। और यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन करना, यहाँ पर ज़्यादा है, 23.143% है, ठीक है। परसेंट बाई वॉल्यूम जो है 20.94 और इधर 21% है और ये 23.143% है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, 20.94 को हम 21% बोल सकते हैं ना, इसमें चेंज कर लेना। परसेंट बाय वेट जो है ऑक्सीजन 23.143 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? परसेंट बाय वेट पूछा गया है या परसेंट बाय वॉल्यूम पूछा गया है, ये चीज याद है। इसलिए लिखा है क्या? चलिए ये लाइन होगी प्लीज लास्ट में, सोयल एटमोस्फेयर। CO2 को थोड़ा ऊपर लिख दो।
सोयल एटमॉस्फेयर में CO2 एरियल एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। रीजन है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ CO2, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 0.03% है, तो 8 to 10 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.24 to 0.30%। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जनरली ये देखा कि क्रॉप का जो एनवायरनमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एरियल एनवायरनमेंट होता है, एक सोइल एनवायरनमेंट होता है। एरियल एनवायरनमेंट 67% यील्ड को गवर्न करता है, जबकि सोइल एनवायरनमेंट 33% गवर्न करता है। एरियल एनवायरनमेंट को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, जबकि सोइल एनवायरनमेंट को इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर हमने देखा फिजिकल फिनोमिना का स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी के अंदर कई सारी ब्रांचेस होती है, हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, यानी फिजिकल फिनोमिना का एग्रीकल्चर के साथ जो रिलेशन है उसे हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। 1951 के अंदर मॉस्को के अंदर इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में दिया गया, क्या बोला गया, एग्रोमेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के अंदर हमने कहा कि ये फिजिकल फिनोमिना शॉर्ट प्लेस या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे तो उसे वेदर बोलते हैं, लॉन्गर पीरियड या लार्ज एरिया के लिए होंगे तो उसे क्लाइमेट बोलते हैं। 30 to 31 ईयर की डाटा मिलकर क्या बनाते हैं, क्लाइमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के बारे में हम आए, और इससे पहले कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बात की, वो सारे इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, कब स्थापना हुई, ये चीजें याद रखना है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में हमने आज बात किया है। कल की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर वेदर एलिमेंट के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन?